हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज सभी के सामने मैं आज सभी के सामने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें कि 200 प्रश्न होंगे। आप सभी जानते ही हैं कि पीसीटी हिंदी डीएसएसबी में 200 क्वेश्चन लगभग आते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया है बहुत ही मेहनत से और आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित बनाया है। बिल्कुल जैसे आपके एग्ज़ाम में मैंने इससे पहले आप लोग सभी को हिंदी का पेपर उपलब्ध करवा दिया है, तो उसी एग्ज़ाम पैटर्न को आधार बनाकर मैंने ये आपका मॉक टेस्ट 1 बनाया है, जिसमें कि आपके 200 प्रश्न होंगे। तो विद्यार्थियों, आप एक जो है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और हो सके तो वीडियो को रोक के पहले 200 ऐसे नंबरिंग कर लीजिए और अपना देखिए कि आपका 200 में से कितना स्कोर यहाँ पर हो रहा है। मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आप लोगों को कि आपको ये जो है DSSB के एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ देगा आपको, और आपका सिलेक्शन करवाने में आपका ये मील का पत्थर का काम करेगा ये मॉक टेस्ट 1। इसलिए आज मैं मॉक टेस्ट 1 उपलब्ध करवा रही हूँ। कोशिश करूँगी आप लोगों को 4 से 5 में यहाँ पर पेपर उपलब्ध करवा दूँ। और ये जो पेपर है मैं आपको बता दूँ, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं इस तरीके से, और DSSB को मैंने बिल्कुल सामने रखा है। इसमें 20 क्वेश्चन जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से भी मैंने लिए हैं, जो कि आपके DSSB के एग्ज़ाम में दिए भी जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड और कहाँ कहाँ आता है, आपका KVS और NVS में भी आता है, तो इसलिए आप टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अच्छे से तैयार कीजिए। तो 200 क्वेश्चन है इत्मीनान से। जिसको इस बार का 2021 का DSSB में सिलेक्शन फाइनल लेना है, वही बच्चे इस वीडियो को अच्छे से लगाइए। ये नहीं कि आपने 2-4 क्वेश्चन लगाए फिर छोड़ दिए, उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए आप अपना स्कोर देखिए कि 200 में से आपका 150 आ रहा है या 180 आ रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही आपको लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है फाइनल सिलेक्शन तक आप 150 प्लस तो आपका होना ही चाहिए। पिछली बार आप सभी को ध्यान होगा कट ऑफ जो है बहुत ऊपर चली गई थी हिंदी की। ठीक है, तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, चंदन बाला रास आसगू की है, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की, स्थूलीभद्र रास जिनीदत्त सूरी और भारतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र सूरी की। तो इसमें जो है सही आंसर क्या है, सी है। ये जो है जिनीधरम सूरी की है, यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज किया गया है, जिनीधरम सूरी की है ये रचना, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? घनानंद, इश्कनामा, रसलीन, अंग दर्पण, रसनिधि, रतन हजारा, केशवदास, रतन बावनी। तो यहाँ पर जो है पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, घनानंद। इसमें जो है ये जो किसकी है, इश्कनामा बोदा की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आलम बोदा ठाकुर, ये जो है रीतिकालीन कवि हैं, तो बोदा की है इश्कनामा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना का समय क्या है? तो आप लोग सोचिए, रामचंद्रिका की रचना का जो समय है वो 1601 है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? भरवे नायिका भेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसकी है? रहीमदास की है। ये माना भी जाता है कि जो भरवे छंद है, एक आपने भरवे छंद भी सुना होगा, उसके जो उत्पत्ति करता है वो भी रहीमदास ही हैं। भरवे इन्होंने छंद को भी यही लेकर आए थे। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखिए GIC 2015 में प्रश्न पूछा है, तो किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध सोचिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, DSSB भी पूछ सकता है, तो ये किसकी रचना है? गोरखनाथ जी की रचना है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ये सभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान भी है, हिंदी साहित्य के इतिहास से है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु जी, सी आंसर हो जाएगा इसका। आप यदि चाहेंगे तो इसकी PDF मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। बहुत बच्चे इसका पीताम्बर दत्त बर्तवाल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है परशुराम चतुर्वेदी जी है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? नाट्यशास्त्र बहुत ही आसान सी रचना है, और विद्यार्थियों किसी का भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बी होगा, भरत मुनि होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। रूपाम्बरा किसकी रचना है? रूपाम्बरा जो है बहुत ही फेमस रचना है, अज्ञ जी की है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है,
अभी तक 10 प्रश्न हमारे हो चुके हैं विद्यार्थियों। 10 में से आप लोग देखेंगे कि आपके कितने सही हो गए। ये क्वेश्चन जो है 11वां आप सभी के लिए, माइकल मधुसूदन दत्तकृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आपकी भी तैयारी देखते हैं कि आप किस प्रकार से टीजीटी एंड पीजीटी की तैयारी में लगे हुए हैं। दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं, देखिए यहाँ पर लेखक पूछा है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है यहाँ पर दलित साहित्य के बहुत ही चर्चित लेखक हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी लिखी हैं दलित साहित्य से संबंधित, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विवेदी जी ने उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण वृद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, यह कथन किसका है? आप लोग भी सोचिए ये किसका हो सकता है विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये ए आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपने एनालिसिस किया होगा, मैंने जैसे पूरा जो है विश्लेषण किया है आपके 2018 के पेपर का, 2018 का फीमेल का पेपर मैंने आप लोगों को जो उपलब्ध करवाया है चैनल पर, इसी चैनल पर मैंने वो उपलब्ध भी करवा दिया है, उसका विश्लेषण किया है। 2014 का मैंने विश्लेषण किया है। देखिए 14 में तो कम सब्जेक्ट का रोल था, लेकिन 18 तक आते आते सब्जेक्ट का रोल 200 नंबर का हो गया, तो मैंने उन प्रश्नों का अच्छे से विश्लेषण किया है और तब जाकर मैंने ये प्रश्न आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि आपका कुछ छूटेगा, इन प्रैक्टिस सेट से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्ट नायक, सबसे पहले आपको याद रखना, भट्ट नायक की रचना है भुक्तिवाद। ठीक है, नायक जो होते हैं हमेशा भोगते हैं, इस तरीके से याद रखना है। और ये किस दर्शन पर है? सांख्य दर्शन पर आधारित है, डी आंसर हो जाएगा। कितनों का सही हुआ देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला जो है, सूची 1 को सूची 2 से आचार्य दिए हुए हैं और उनका सिद्धांत दिया गया है, तो ये बहुत ही आसान सा है, याद रखना ही रखना है। भट्ट लोलेट के जो हैं उत्पत्तिवाद 1 का 4 हो जाएगा। शंकुक अनुमितिवाद, आप लोग जो है इसको शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए, जैसे हम शंख बजाकर किसी को अनुमति देते हैं अच्छे कार्यों के लिए, वैसे ही शंकुक ने क्या लिख दिया? अनुमितिवाद लिख दिया। अभी अभी मैंने बताया था नायक क्या करता है? हमेशा भोगता रहता है, भुक्तिवाद। और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिनव से ही अभिव्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ये दिल्ली में पहले एग्जाम में पूछा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अग्निलिख काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? 15 नंबर प्रश्न है विद्यार्थियों ये। अग्निलिख 16 नंबर क्वेश्चन है। अग्निलिख के जो है भारत भूषण अग्रवाल जी हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, पूछा हुआ है ये काव्य नाटक भी पहले। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र किस प्रकार के आलोचक हैं? डॉक्टर नगेंद्र जी जो है सबको ही पता है रसवादी हैं। कई बार ये केवीएस का फेवरेट क्वेश्चन है और हो सकता है कि DSSB भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने पिछला जो पेपर है उसका एनालिसिस किया है, वहाँ से रामचंद्र शुक्ल की कम से कम 8 से 10 पंक्तियाँ पूछी गई हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए यहाँ पर भी पूछा है, और ये जो है प्रश्न KVS 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था PGT में। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, और ये मैथिली शरण गुप्त ने किन के बारे में लिखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में ही उन्होंने लिखा है। अब लो नसानी अब न नसे हो, बहुत ही फेमस पंक्ति है और बहुत बार पूछी गई है, ये किसी का भी बच्चे का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होगा सी, तुलसीदास जी। रट लीजिए इस पंक्ति को बिल्कुल ही। चलिए, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के जो रचयिता हैं आप लोग सोचिए कि प्रेम की धार जो है तलवार की धार के समान होती है, इसलिए इसका मार्ग जो है आसान नहीं होता। तो ये किसने बोला है? बोधा ने बोला है। बोधा भी प्रेम के कवि माने जाते हैं और घनानंद भी माने जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस पंक्ति को घनानंद की समझ लेते हैं और यही गलती कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये बोधा की पंक्ति है ना। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है। काव्य गुण उन्होंने कितने बताए हैं? 10 बताए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर जो है कंगन में जो है क्या करती हैं, सीता जी श्री राम जी की मूर्ति को देखती हैं और उनके मन में उनके प्रति क्या हो जाता है? प्रेम भाव जाग जाता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा? माधुर्य गुण हो जाएगा इस प्रकार की पंक्तियों में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं। काव्य दोषों के बेसिकली 3 प्रकार बताए हैं, वैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थ दोष होता है, शब्द दोष होता है और एक रस दोष होता है। 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थियों, अभिधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणाहीन, अभिधा व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियां जो है बहुत बार पूछी गई है अनेक एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देव की ये पंक्तियां है, डी आंसर हो जाएगा इसका विद्यार्थियों। चलिए अभी तक हम 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 25 क्वेश्चन पे अब आए हैं। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना। देखिए व्यंजना से डीएसएसबी 2018 में भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न डीएसएसबी ने पूछे थे। ठीक है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ए होगा, शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना की परिभाषा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृस निष्पत्ति, सूत्र किस आचार्य जी का है। तो ये किस आचार्य का है, आचार्य भरत मुनि का है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। रसों के संचारी भाव की कुल संख्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और किसी को भी गलत नहीं करना है। ये इस प्रकार के प्रश्न गलत यदि आप कर देते हो तो आप फाइट से बाहर हो जाओगे, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन किसी को भी गलत नहीं करना है। सी आंसर 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए इसमें जो है अद्भुत का जो स्थायी भाव होगा वो विस्मय होगा, वीर का उत्साह होगा, रौद्र का जो होगा वो क्रोध होगा और करुण का क्या होगा, शोक होगा। तो आप इसका मेंशन कर लीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है पहले भी। चलिए विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं। तो वियोग की यहाँ पर 10 दशाएं मानी गई हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आप लोग मेरे साथ यदि ये प्रश्न करते हैं तो आपको कई एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके सामने पीजीटी, अभी DSSB पीजीटी तो आपके सामने है ही, टीजीटी भी अक्टूबर में हो जाएगा जिसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं। तो आप पीजीटी को अच्छे से कीजिए, टीजीटी के भी क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे। साथ में मैं आपको बताऊं, आपका जो 80 नंबर का सब्जेक्ट GIC, यदि आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर ये 80 नंबर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। दूसरा एक और यूपी पीजीटी हिंदी एंड टीजीटी, आपके सामने कम से कम मैंने 4 एग्ज़ाम बता दिए, तो 2021 में आप कहीं एक पर तो सिलेक्शन ले ही सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी जी जान से कीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ नेगेटिविटी लाए, लगे रहिए एकदम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ओबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर कभी कभी अलंकार भी पूछते हैं, लेकिन इसमें पूछा है इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, ए आंसर। आप मुझे बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रश्न, 16, सी आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। फटाफट से आप लोग मुझे आंसर बताते जाइए और अपना सोचते जाइए। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रही हूँ, 200 क्वेश्चन है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी। ठीक है, कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है। देखिए नवोदय ने पूछा है 2019 में, तो कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है, जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, दोहा प्लस रोला, इन दोनों से मिलकर ये बना है ए। ठीक है, कुंडलिया में कितनी मात्राएं होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। परी प्रेमनंद लाल के मोहि न भावत जोग, मधुप राजपत पाई के भीख न मांगत लोग। इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर एक पंक्ति, जैसे इस पंक्ति का जो है अर्थ जो है इस पंक्ति के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर होता है दृष्टांत, मतलब दूसरे के माध्यम से उदाहरण देकर समझाया जाता है, वहाँ पर दृष्टांत हो जाए। जैसे परी प्रेमनंद लाल के मोहि न भावत, पिछली बार मैं बता देती हूँ पहले, DSSB में दृष्टांत अलंकार के 3 एग्जाम्पल पूछे गए थे। तो दृष्टांत अलंकार को और विभावना को आप अच्छे से कर लीजिए। अलंकार बहुत ही कठिन पूछे थे पीजीटी ने, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। तो देखिए परी प्रेमनंद लाल के मोहि न भावत जोग, कि हम तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उनके प्रेम, वो जो है नंदलाल श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं और उनको क्या नहीं भावत अब जोग, मतलब कि उनको जो है योग जो उद्धव उनको देने आए थे रास्ता, वो उनको कुछ भी नहीं बात है। मधुप राजपत पाई के भीख न मांगत लोग, और जब किसी को, दूसरा उदाहरण दे रहे, जब किसी को राजपाठ मिल जाता है उसके बाद कोई भी भीख क्यों मांगेगा।
ठीक है, जब आप किसी देश के राजा बन गए तो फिर आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गोपियों ने अपने प्रेम को किससे दर्शाया है, राजा सम्राट से दिखाया है, तो इसलिए दृष्टांत अलंकार हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। बिनु पद चले सुने बिनु काना, करु बिनु करम करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये DSSB 2018 में भी पूछा गया था। विभावना है, जहाँ बिना किसी कारण के भी काम हो जाता है, बिना किसी चीज़ के भी। जैसे क्या है, बिनु पद, पैर भी नहीं है फिर भी चल लेता है, कान भी नहीं है फिर भी सुन लेता है। तो जहाँ पर कोई उस चीज़ के लिए साधन नहीं है उसके बाद भी वो काम कर ले रहा है, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अर्थ अंतरास अलंकार है। अर्थ, ठीक है, अर्थ मतलब साथ साथ जो है एक दूसरे के साथ में यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जिस प्रकार से जो चंदन है उसके आसपास सांप भी यदि लिपट जाते हैं तो भी वो चंदन की खुशबू से वो महक जाते हैं, चंदन कभी भी जहर नहीं बनता। उसी प्रकार से अच्छे लोगों का संग भी होता है, इसलिए यहाँ पर अर्थ अंतरास अलंकार है, अर्थ के आधार पर इसको समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतीप अलंकार, DSSB ने प्रतीप अलंकार के जो है कम से कम 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप DSSB का पेपर सोल्व कर लीजिए, मैंने यूट्यूब पर इसी चैनल पर वीडियो दी हुई है, उसको देख लीजिए। प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार की पहचान आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन सॉरी रिपीट हो गया है फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 38 क्वेश्चन पे आ गए हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये तो हिंदी होने का सबके पास, यदि हिंदी विषय सबको पता ही होना चाहिए। BG खेर यानी कि बाल गंगाधर खेर जो हैं पहले अध्यक्ष थे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति सभी को पता ही है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुई है, C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अंगिका किस राज्य की बोली है। अंगिका, देखिए थोड़ा सा मैंने कुछ कठिन क्वेश्चन भी लिए हैं, आसान आसान तो आप सब कर ही लेते हो, कठिन भी आपको पता होना चाहिए। अंगिका जो है बिहार की है, वहाँ पर बेसिकली एक अंग प्रदेश हुआ करता था, अंग प्रदेश के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ गया है, अंगिका पड़ गया है, तो बिहार की है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां आती हैं, 17, A ऑप्शन हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों फटाफट से हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। अभी तक हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। उकार बहुला बोली कौन सी है, उकार बहुला बोली जो है अवधि है, इसमें बोलने में जो है उकार शब्द हम प्रयोग करते हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से। खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये खड़ी बोली का समय जो है 1000 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है, पूर्वी हिंदी का पूछा आप लोगों से, ठीक है, पूर्वी हिंदी का हुआ है अर्धमागधी से, B आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी भाई, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम हमें पहचाना। सबसे पहले आई थी संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, प्राकृत से निकली अपभ्रंश, अपभ्रंश से शोर सैनी, शोर सैनी से हमने अभी पढ़ा है पश्चिमी हिंदी निकली, और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली निकली, तो इसका A आंसर राइट हो जाएगा। जल्दी से आ जाइए विद्यार्थियों। पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है, पवारी, पवारी आप लोगों ने क्वेश्चन नया देखा होगा, ये अभी तक ये क्वेश्चन नहीं देखा होगा, मैंने थोड़े मुश्किल क्वेश्चन जानबूझकर डाले हैं, आपको याद होने चाहिए ये भी। बुंदेली भाषा, PGT क्योंकि आपसे लेवल का प्रश्न पूछता है, PGT जो है मैं आपको बता दूं आपसे 11th 12th NCERT के साथ साथ MA लेवल के प्रश्न PGT में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा MA लेवल के प्रश्न आपको होने चाहिए पता। चलिए हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, यहाँ पर देख लीजिए जल्दी से फटाफट से आंसर बताइए अपना। B हो जाएगा, ट ठ ड ड, यानी ट्वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य ध्वनि, ट्वर्ग तो सभी को पता ही होगा, ट ठ ड ड ड, ये जो है मूर्धन्य ध्वनियों के अंतर्गत में आती हैं। आयोग व कहा जाता है, आयोग व किसको बोला जाता है विद्यार्थियों, विसर्ग को बोला जाता है, A आंसर हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। श्रेय एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो इनमें किन को किया गया है, श और र को किया गया है, C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी,
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए। आर्टिकल 343 याद रखना है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी आर्टिकल 343 के अंतर्गत में बोला गया है, याद रखना है, बिल्कुल भी भूला नहीं है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में हुआ था? इट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जयभट्ट अभिलेख में, शिलालेख में हुआ था, ए आंसर हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने थोड़ा नया क्वेश्चन देखा होगा, नवोदय ने पूछ लिया है। देवनागरी मूलतः कैसी है? देखिए ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ये मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा कैसा है, ऑप्शन गलत दिए गए हैं। वर्णात्मक और अक्षरात्मक, चित्रात्मक तो है नहीं, प्रतीकात्मक भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्णात्मक भी दिया है और अक्षरात्मक, ये दोनों हैं इसमें, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग जो है बेसिकली अक्षरात्मक पे लगाएंगे, क्योंकि देवनागरी अक्षरों से हम पहचानते हैं, वैसे दोनों इसके सही हैं। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि करने का सुझाव दिया था? तो इन्होंने, किसने दिया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए जल्दी से देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देखेंगे। 55 है हमारा ये क्वेश्चन। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ये जयचंदों संज्ञा के किस वेद के अंतर्गत आता है? तो ये जो है समूह जातिवाचक, जाति को ये डिनोट करता है, क्योंकि जयचंद को जो है हमारा देश द्रोही माना जाता है, कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की थी, तो इसीलिए यहाँ पर जाति को, कि ऐसे लोग हमारे देश में अभी भी भरे हुए हैं, तो जातिवाचक, सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए सुंदर की भाववाचक संज्ञा नवोदय 2014 में पूछा है, सुंदरता और सौंदर्य, और केवल ए या डी, बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट्स। इसका होगा डी आंसर, ए एंड बी, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है? संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, जल्दी से बता दीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो ये आंसर हो जाएगा बी, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निजवाचक जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्रिया कैसी है? प्रेरणार्थक है, अपूर्णकालिक है, सकर्मक है या अकर्मक है? देखिए एक सकर्मक क्रिया और अकर्मक से एक प्रश्न DSSS भी हमेशा पूछता है, यूपी भी पूछ लेता है, नवोदय भी पूछ लेता है, केवी भी पूछ लेता है, और TGT के लिए तो ये बेस्ट प्रश्न है, TGT में तो आते ही हैं इस तरीके के प्रश्न, ठीक है। तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, जहाँ पर जो है चिड़िया को ही सारा काम करना पड़ रहा है, मतलब जो कर्म का फल जो है किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो चिड़िया पर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर हो जाती है अकर्मक क्रिया। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा समुदायवाचक है? देखिए आपको देखने में ऐसा लगेगा कि चारों ही समुदाय से संबंधित हैं, बट आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखना है। जैसे चौथा यहाँ पर क्रम दिया है, चौगुना यहाँ पर आवृत्ति दिया गया है, और चारों क्या है? समुदायवाचक हैं, और चार क्या है हमारा? गिनतियों में है, ठीक है। इस प्रकार से ये दिए गए हैं, तो इनमें आपको डिफरेंस देखना था। समुदायवाचक विशेषण कौन से होगा? चारों, पांचों, इस प्रकार से। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। किसी न किसी तरह में कौन सा पदबंध है? जल्दी से बताइए। किसी न किसी तरह, क्रिया विशेषण पदबंध, डी आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण जल्दी से देख लीजिए, बी होगा आंसर, उत्साहित। ओके चलिए 60 क्रॉस कर लिए हैं हम लोगों ने, 62 पे आ गए हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? शुद्ध बताना है आपको, देख लीजिए। पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, आगे है वाल्मीकि, और आध्यात्मिक। बताइए आध्यात्मिक होता है या आध्यात्मिक होता है? ये गलत है, पुष्पांजलि में मात्रा गलत लगी हुई है। मंत्री परिषद में बताइए, इसमें बचा और इसमें वाल्मीकि सही लिखा है क्या? एकदम, तो वाल्मीकि इसमें एप्रोप्रिएट सही लिखा है, मंत्री परिषद भी गलत लिखा है, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ध्यान से, महेश्वर में कौन सी संधि है? देखिए संधि से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं आपके कॉमन में, आपको सभी को पता ही होगा 20 नंबर की कॉमन हिंदी भी पूछी जाती है, और वहाँ पर भी संधि से कम 3 से 4 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो हिंदी को आपको अच्छे से तैयार करना है, व्याकरण को खास तौर पे। जल्दी से बता दीजिए। महेश्वरम में हो गई वृद्धि संधि, ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्यम, जहाँ पर अ प्लस ए मिलके जो है ऐ हो जाता है, वहाँ पर क्या हो जाती है? वृद्धि संधि हो जाती है, तो यहाँ पर ऐ हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यदि ई उ
और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र ल में हो जाता है। उनमें कौन सी संधि होगी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यण संधि होगी उसमें, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 65 नंबर पे आ गए। जगन्नाथ में शब्द में कौन सी सही संधि है? जगन्नाथ में जल्दी से बताइए भाई कौन सी संधि होगी? यहाँ पर कौन सी संधि होगी विद्यार्थियों? यहाँ पर होगी सी व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। निष्काम का यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, बी आंसर हो जाएगा, नी प्लस काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? सदगति यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए कौन सा होगा? अवयवी भाव समास, समास से भी प्रश्न रहते हैं, सी आंसर हो जाएगा। नीलकमल में कौन सा समास है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और कठिन प्रश्न है और इस तरीके के DSSS भी द्वारा पूछे जाते हैं। लगन, मीमांसा, आहट या माधुर्य? माधुर्य यहाँ पर पुल्लिंग है, डी। इनको वाक्य में प्रयोग करके देखना है आप सभी को। निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? परिमाण बोधक नहीं है। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ये जो है किसके हैं? सारे के सारे अव्यय के हैं। ओके, ध्यान रखना इन सभी का आपको। और परिमाण बोधक इसका नहीं है। चलिए नेक्स्ट, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर उच्चतर जो है देशज का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी देशज के उदाहरण दिए गए थे। किस शब्द में तदित प्रत्यय का योग है? तदित प्रत्यय जो कि संस्कृत में पूछे जाते हैं। सुनहरा जो शब्द है, ए आंसर है इसका। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रयोग किया गया उपसर्ग, सी आंसर। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? बहुत ही आसान सा, उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, बाद के में, और बाद में कौन से जुड़ते हैं? प्रत्यय जुड़ते हैं। शब्द के आरंभ में कौन जुड़ा है? परा जुड़ा है, तो परा यहाँ पर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं अभी। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? सौदामिनी का पर्यायवाची होगा क्षण प्रभा। ठीक है, सौदामिनी मतलब क्षण प्रभा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। तो अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 2018 में केवी में पूछा गया प्रश्न है। अगला जो है कौन सा गलत दिया गया है? आप जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे कमल का जलज, पंकज सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती का घिरा, भारती वाणी, सूर्य का दिवस, याम वासर, ये गलत दिया है। ये सारे किसके पर्यायवाची दिए गए हैं? दिन के पर्यायवाची दिए गए हैं। सूर्य के पर्यायवाची जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे। गौरव शब्द का विलोम क्या है? यहाँ पर लाघव होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उपत्यका का विलोम क्या होगा? अधिपत्य का, आदित्य का क्या हो जाएगा? सी आदित्य का। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। आमिष का विलोम क्या होगा? यहाँ पे जल्दी से, आमिष का होगा बी, निरामिष। ओके, आमिष का होगा बी, निरामिष। थोड़ा सा ये बड़ा करने के दौर में है, जो है मुझसे आगे पीछे हो जा रहा है। चलिए, प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक कौन है यहाँ पे विद्यार्थियों? प्रजा हितैषी, प्रजा के हित चाहने वाले कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, बी आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, अपने 80 क्वेश्चन 81 हो गए हैं, 82 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये भी पता होना चाहिए। पहला समाचार पत्र अपना था उदंत मार्तंड, और उदंत मार्तंड कहाँ से निकला था? कलकत्ता से निकला था 1826 ईस्वी में, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए थे? सन 1903 ईस्वी में हुए थे। ये प्रश्न तो किसी भी विद्यार्थी को गलत नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लेता है। इनका मूल नाम है बी, कैलाश सक्सेना जी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो डी, आगरा में। ठीक है, याद रखना है इस सभी को भी, आगरा में है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? KVS 2014 का है ये, संवाददाता। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी को भी गलत नहीं करना है, समाचार पत्रों से भी प्रश्न DSSB भी पूछता है। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, किसी को भी गलत नहीं करना है ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पंडित रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको बोला है ऐसा। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के
नायक हैं। ये जो है DSSB 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया, यदि आप पेपर लगाएंगे तो बी आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, इसको भूलना नहीं है विद्यार्थियों। अनुकरण सिद्धांत के प्रणेता कौन है? अनुकरण के हैं अरस्तु, ऐसे अनुकरण और ऐसे अरस्तु। चलिए विद्यार्थियों 90 नंबर प्रश्न आपके सामने। खंड काव्य की परिभाषा दी गई है, तो खंड काव्य की परिभाषा में ए आंसर आ जाएगा, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। ठीक है, चलिए हिंदी को निबंध को गद्य का निकष किसने कहा है? निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका कौन है? तो ये है बंग महिला जी, बी आंसर। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, कारण उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो बताइए क्या इसमें दोनों सही हैं? बिल्कुल, दोनों इसमें और आर दोनों सही है। आपको बताना अगला कौन सा गलत है। कामिनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आशु द्वारा प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है, काव्य कला और अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा गलत दिया गया है विद्यार्थियों? डी आंसर इसमें गलत दिया गया है, इरावती जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ एक उपन्यास है। ठीक है, तो भूलना नहीं है इसको। चलिए दश रूपक के लेखक कौन है? दश रूपक के लेखक कौन है? धनंजय है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए यूट्यूब पर आपको तैयारी जो करवा रहे हैं लोग, वो अलग अलग खंडों में करवा रहे हैं। इस तरीके से 200 नंबर का प्रैक्टिस सेट कोई भी आपको नहीं देगा, क्योंकि पहली बात तो इसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, दूसरी बात क्या कि आपको फ्री में कोई नहीं देगा। लेकिन हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, इस बार जो है सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनको आपको मैच करना है। कालिदास की देखिए यहाँ पर कौन सी है? कालिदास की ऋतु संहारम है। ठीक है, तो ए का यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। ए का 1 दो में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर और फिर देखते हैं भवभूति की यहाँ पर रचना देखेंगे। भवभूति की कौन सी है यहाँ पर? उत्तर रामचरित। और दश कुमार चरित किसकी है यहाँ पर? देखिए आप लोग। और बाणभट्ट की कौन सी है? बाणभट्ट की यहाँ पर कादम्बरी दी गई है। और श्री हर्ष की दी गई है नेषदीय चरितम, यानी कि ई का 3 होना चाहिए। ई का 3 देख लेते हैं किस किस में। ई का 3 एक ही ऑप्शन में दिया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। स्वप्नवास दत्ता के लेखक का नाम क्या? 97 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बताइए। बी आंसर इसका हो जाएगा बास। अगले चलते हैं। संस्कृत के किस कवि ने ए को रस करुण एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था? तो कौन से ऐसे कवि थे? भवभूति जी थे, बी आंसर हो जाएगा इसके। गलत नहीं करना इस तरीके के प्रश्नों को। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते किसने कहा था? ठीक है, ये बताइए ये किसकी जो है काव्य शोभान से संबंधित किसकी है? ये हो जाएगी आपकी 99 प्रश्न चल रहा है दंडी की, डी आंसर। ठीक है, भूलना नहीं है भाई। काव्य शोभा धर्मान करान अलंकरान प्रचक्षते, दंडी ने ऐसा बोला था। चलिए विद्यार्थी 100 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। मागे संतित्रयो गुणा के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन 3 कवियों में? देखो तीनों को अलग अलग हमने बोला गया था, कौन कौन है? कालिदास, भारवी, दंडी। ठीक है, कालिदास उपमा के लिए, ठीक है, और भारवी जो है दंडी जो है पद लालित्य के लिए, और भारवी आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस चीज़ के लिए फेमस थे। ठीक है, तो माघ में 3 गुण मानते हैं। फिर से एक प्रश्न रिपीट हो गया है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते, आचार्य दंडी इसका आंसर हो जाएगा, बता ही दिया था। चलिए वकोकृति की विरोधी आचार्य। देखिए हम लोग क्या करते हैं पेपर में, वकोकृति देखते ही कुंतक ढूंढना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसके विरोधी आचार्य पूछे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। वकोकृति के विरोधी आचार्य कौन है? विश्वनाथ जी हैं, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन। वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के रचयिता कौन है? देखेंगे वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य परिभाषा के रचयिता किसने दिया है? आचार्य विश्वनाथ में। ठीक है, रस जो लेते रहते हैं, विश्व में लोग रस लेते रहते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। वकोकृति काव्यम जीवितम के रचयिता कौन है? यहाँ पर यह आंसर कुंतक से संबंधित पूछा गया है, बी आंसर हो जाएगा इसका विद्यार्थियों। चलिए काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा,
इसका जो है ये पंक्ति किसने लिखी है, किस आचार्य से संबंधित है, आचार्य वामन से संबंधित है। काव्य की शोभा जो है आचार्य वामन जी बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ याद कर लेंगे हम, बी आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, मैं अपनी तरफ से फिर भी पूरी स्पीड में आप लोगों को करवा रही हूँ, फिर भी लेकिन 200 क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा ही, बट आपके कम से कम 1 घंटे में मैं 200 प्रश्न, वो भी आपके एग्जाम पैटर्न पर, तो आपके ओल्ड सिलेबस से ये चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। इसलिए आप थोड़ा टाइम, आप अपने करियर को इतना समय दे रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को समय के साथ कीजिए। ये नहीं कि बस 5-7 मिनट में बीच बीच में निकाल के देख लिया, उससे कोई आपको लाभ नहीं होने वाला है। अच्छे से कीजिए आप, ये सोच के कि डीएसएसबी ने ये पेपर दे दिया है तो आप क्या कैसे हल करोगे इस प्रश्न को। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य मामा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ननु शब्दार्थो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है। ननु शब्दार्थम काव्यम, ये नया सुना होगा आप लोगों ने, ये है आचार्य रुद्रट का, डी आंसर। आगे विद्यार्थियों, मैंने ये पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ आप वीडियो को रोक के खुद से लगाइएगा। ठीक है, ये नवोदय के द्वारा पूछा गया पैराग्राफ था और आंसर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर दो, आपसे पता ही है आपको कि पीजीटी डीएसएसबी जो है 4 पैराग्राफ आप लोगों को देता है, 2 गद्य खंड से और 2 पद्य खंड से देता है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने भी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना भारवी की है। यहाँ पर देखेंगे भारवी की कौन सी रचना, विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, दश कुमार चरितम या किरात अर्जुनम। तो यहाँ पर भारवी की रचना है किरात अर्जुनम, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है, डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रमणीय यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये विद्यार्थियों, सभी को पता होना चाहिए। बी पंडित जगन्नाथ, इसका जो है जगन्नाथ जी जो है रमणीय ही रहते हैं, रमे ही रहते हैं जगत में। इस तरीके से आप थोड़ा कोड वर्ड के साथ याद कर सकते हैं। प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर किसने लिखी है, ये कलम का मजदूर मदन गोपाल जी ने लिखी है। शिवरानी देवी ने भी लिखी है इनकी, और इनके पुत्र अमृत राय ने भी लिखी है। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, तीनों आपको याद होनी चाहिए। चलिए विधा की दृष्टि से अस्ति और भवती कृति क्या है। तो अस्ति और भवती कृति जल्दी से बताइए, आत्मकथा है ये, और विश्वनाथ जी की लिखी हुई आत्मकथा है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिंह अवलोकन किसकी आत्मकथा है। यशपाल जी की है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्णा सोपती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। देखिए ये जो है केवी ने भी पूछा है और DSSB ने भी पूछा है ये प्रश्न। तो यहाँ से संस्मरण पूछा है और हम हशमत, मैं आपको बताऊं, हम हशमत जो है 11th क्लास की NCERT में लगा हुआ पार्ट है, वहाँ से ये प्रश्न पूछ दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है हिंदी की NCERT को ज़रूर देखिएगा। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है। माटी की जो मूर्ति हैं वो किसकी है, रेखा चित्र है, रामवृक्ष बेनीपुर जी की ये रचना है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले जो कुछ प्रश्न है विद्यार्थियों, ये जो है मैंने लैपटॉप से एक्चुअली लिए हैं, फ़ोटो खींचे हैं, उस तरीके से मैं इनको टाइप करने का टाइम नहीं मिला मुझे, लेकिन आपके लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक कौन था। ठीक है, तो इसका गोविंद तथ्य इसका था, ए आंसर हो जाएगा। अखबार उद्योग में संपादक नाम की संस्था गतिरोध पैदा कर रही है, इसलिए पूरे समाचार पत्र उद्योग में सामंजस्य लाने और उसे प्रतियोगिता में उतारने के लिए प्रबंधन और संपादन में एकीकरण लाना बहुत जरूरी है। यह कथन किसका है, समीर जैन का है। DSSB 2018 मेल के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ प्रश्न वहाँ से उठाए हैं। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम भी पूछा गया है, कब बनाया गया था। प्रेस और पुस्तक 1867 ईस्वी में बनाया गया था, याद रखना है। देशज कौन से शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता, वो देशज शब्द होते हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ये कथन किसका है, वोल्टेयर का है, बी। DSSB 2018 के ये प्रश्न कुछ मैंने लिए हैं। अखबार उद्योग में ये हो ही चुका है हमारा प्रश्न, ये फिर से रिपीट हो गया। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस बात में हो वह है समाचार। समाचार की परिभाषा किसने दी थी, विलियम जी ब्लेयर ने ये परिभाषा दी थी। ठीक है, ये जो है अभिव्यक्ति एक करके एक पुस्तक आती है 11th क्लास की, वहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख बताइए आप लोग। तो ये हैं नंद कुमार कोहली जी हैं, ए आंसर हो जाएगा इसका, नंद कुमार कोहली। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है भाई, भूलना नहीं है।
चलिए, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम कितने भेद के होते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। मुझे थोड़ी चाय दो वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाण, जहां पर हम परिणाम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी मतलब उसका परिणाम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्भु करहु रघुनंदन जनी मन महा, देखू आपनी सूरत मूरत सिंह के छा में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर बरवे छंद दिया गया है। बरवे जो है मैंने आपको बताया था, रहीमदास जी द्वारा बताया गया ये छंद है। इसमें जो है 11 प्रथम में और 7 जो है दूसरे उसमें चरण में मात्राएं होती है। टोटल इसमें 9 मात्राएं, 12, टोटल इसमें 19 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। लिए सुरण आरती भक्त जन करते शख, ध्वनि झनकार में कौन सा काव्य दोष है? काव्य दोष पूछा जाता है। अयथार्थ यहाँ पर काव्य दोष दिया गया है, ठीक है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके लगभग कितने भाग हैं? इसके 3 हैं, साखी, शब्दी और रमैणी। बी आंसर हो जाएगा। चलिए, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? यह नहीं हो सकता। किस नाटक की पंक्ति है? ध्रुव स्वामिनी की है ये। और ध्रुव स्वामिनी किसका प्रसिद्ध नाटक है? जयशंकर जी का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है। चलिए विद्यार्थियों, किसी स्थान के, अब हमारे जो है टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू हो गया विद्यार्थियों। टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न होंगे अपने पास, ओके, ध्यान रखना है। किसी स्थान की संस्कृति की विशिष्टता और विविधता के बारे में अध्ययन निर्विष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो यहाँ पर आंसर इसका है बी, संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और कला केंद्रों की यात्राएं करना, ठीक है। अगला देखते हैं। किसी भाषा का उपसमूह जो एकल शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों के अर्थ और उचित उपयोग को समझने से संबंधित है, उसे डैश रूप में जाना जाता है? शब्दार्थ विज्ञान के रूप में जाना जाता है। सी आंसर इसका हो जाएगा। ये देखिए, अपने टीचिंग जो एप्टीट्यूड है आपके सब्जेक्ट से रिलेट ही ये रहता है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा से संबंधित मैंने लिया है। चलिए, शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु अनुसंधान निम्न पर केंद्रित होंगे। किस पर होंगे? उच्चतर शिक्षा के लिए नए अनुसंधानों के विकास पर होंगे। अगला देखेंगे। 2006 में अंग्रेजी शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह द्वारा प्रकाशित स्थिति पत्र के अनुसार इनमें से कौन सा सर्वाधिक उपेक्षित संसाधन है? कौन सा उपेक्षित किया गया है? मूल सामग्रियां, पाठ्य पुस्तकें, खेल का मैदान और वीडियो, लेकिन मूल सामग्रियां जो है इसमें शामिल नहीं था। सी आंसर हो जाएगा। चलिए, स्कूल में कला और शिल्पों के शिक्षण में वांछित डैश विकसित करने की बहुत संभावना है। समस्त विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अनुभव विकसित करने की बहुत संभावना है। फ्रॉयड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक की आयु सीमा क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? शिशन अवस्था कहलाती है। डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली में गणित और विज्ञान की तुलना में सामाजिक अध्ययन अनुदेशों का महत्वपूर्ण दोष है। यह है, क्या दोष है सबसे महत्वपूर्ण? मतलब क्यों लोग जो है सामाजिक अध्ययन के मुकाबले गणित और विज्ञान को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, पाठ्य अनुच्छेद बहुत लंबे और अमूर्त अवधारणाओं से भरे होते हैं, इसलिए जो है इनकी उपेक्षा की जाती है। निम्न में से कौन बाल विकास परिणामों को सीधे प्रभावित नहीं करता? तो सीधे प्रभावित कौन नहीं करता? स्कूल के समुदाय व परिवार द्वारा प्रयुक्त भाषा, ये डायरेक्ट प्रभावित नहीं करती है। चलिए अगला है। मानचित्रों और स्पाइडर आरेखों में सूचना निरूपित करना पसंद करता है, एक्स जो है, जबकि वाई व्याख्यानों, समूह चर्चाओं, रेडियो इत्यादि के माध्यम से शिक्षण अधिक पसंद करता है, ठीक है। एक यहाँ पर निरूपण करना अधिक पसंद कर रहा है और एक शिक्षण करना अधिक पसंद कर रहा है, दोनों में देखना है। व्यक्ति द्वारा किसी कार्य शिक्षण स्थिति हेतु पसंदीदा प्रकार डैश कहलाता है। तो ये क्या है? शिक्षण शैली के ही प्रकार दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में किन प्रमुख राष्ट्रीय सरोकारों पर बात किया जाना चाहिए? लैंगिक भेदभाव पर बात की जानी चाहिए। चलिए, कक्षा में दाएं मस्तिष्क वाले विचारक निम्न पसंद करते हैं। दाएं मस्तिष्क वाले क्या ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत रचनात्मक और सहज ज्ञानी होना। बी आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों। चलिए अगला है। निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये सभी को पता होना चाहिए। परवर्ती बाल्यावस्था पूछिए 6 से 11 वर्ष, ठीक है। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना? देखिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गणित का प्रश्न दे दिया है हिंदी में, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैंने जैसे नवोदय का आप लोगों ने पेपर देखा होगा 2019 का, मैंने उसका विश्लेषण किया, तो वहाँ पर मैथ के साथ साथ एसएसटी के प्रश्न भी हिंदी वाले में पूछ दिए हैं। तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है,
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या हो कैसे बनेगी, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों को अच्छा ज्ञान होना चाहिए, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए, उसके पास समझ और योग्यता यही उसके पास होना चाहिए। सी आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में से कौन से संकेतक उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं पूछा है इसमें, ये ध्यान रखना। सहयोग, स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, तो बी आंसर हो जाएगा। स्मरण रखना कोई जरूरी नहीं है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यहाँ पर सत्य नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पर त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये सत्य नहीं है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। इसका आंसर देखिए आपका क्या होगा, संदर्भ युक्त अधिगम प्रदेश प्रदान करना सबसे उपयुक्त कारण होगा, ए आंसर इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि समझाना उसका मेन उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो है हमेशा थोड़ा ऊपर करने के चक्कर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है। विद्यार्थियों की योग्यता, क्रम निर्धारित खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना या अवलोकन, तो यहाँ पर विद्यार्थियों क्या आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। योग्यता नहीं उससे निर्धारित की जाती। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों आप लोग भी सोच के इसका आंसर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षकों को अच्छे शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से प्रोत्साहन हेतु क्या उचित है। उनको विशेष पारितोषिक देने की व्यवस्था, उनके नाम समाचार पत्रों में देना, वेतन में विशेष वृद्धि, समय समय पर उनकी प्रशंसा। विशेष पारितोषिक उनको दिया जाना चाहिए, ये है, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये एक कक्षा से बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है, ये विद्यार्थियों के उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है, ये अध्यापक को बच्चों को डांटने का एक उपलब्ध तरीका है, ये बच्चों को विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो इसका जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों ये आपके 20 प्रश्न किससे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। आप देखिए कि 20 में से आपके कितने सही हुए हैं, आपको कितने आते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गए थे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए हैं। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है, ये आकाशदीप कहानी से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं अब हरहु शोक समुदाय, ये काव्य पंक्तियां किसकी है, ये जो है मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष विद्यार्थियों क्या है, 1918 है, बी आंसर। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था, ये तो क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए आप लोगों को, मतलब आपको ये इंतजार नहीं होना चाहिए कि इसमें आपको ऑप्शन दिया जाए, आपको ये देखते ही आ जाना चाहिए। पुरानी हिंदी किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्य एवं निर्देशों को सुनियोजित संयोजन एवं प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहा जाता है, संक्षेपण कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे सही नहीं पूछा है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, साक्षात्कार सूचना लेने का प्रमाणिक माध्यम नहीं है, साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है, और साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये सही नहीं है, जरूरी नहीं है उससे हमें समाचार सही मिल जाए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है। तुक जो है कविताओं के लिए अनिवार्य तत्व है, कहानी के लिए अनिवार्य नहीं है, बाकी चरित्र, परिवेश और भाषा ये अनिवार्य तत्व हैं। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पड़ोस की खुशबू, ये जो है DSSB ने भी पूछा है, रामदृश मिश्र जो है इनका ये यात्रा वृत्त है, ध्यान रखिएगा। जिंदगी और जोग कहानी किसकी है, अमरकांत जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग काव्य पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी की है। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय, मतलब तीन जो है यहाँ पर लेखक त्रय का मतलब
तीन जो है यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी लेखक दिए गए हैं, बताना है आपको। जैनेन्द्र जी हैं, इलाचंद्र जोशी हैं और अज्ञे, ये तीनों ही मनोविश्लेषणवादी हैं। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो तुलसीदास जी को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बी आंसर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो ये लिखा है, बी आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वरनाथ रेणु की किस रचना का पात्र है? डॉक्टर प्रशांत किस रचना का है? मैला आंचल, डी आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका। स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पर देख लीजिए, नंद दुलारे वाजपेयी जी आचार्य स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। चलिए, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद बताना है। क्या है? यहाँ। तो रेखांकित पद कौन सा है? यहाँ के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बताना है हमें। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थान की विशेषता बता रहा है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद। कब बना था प्रगतिशील लेखक संघ? 1936 ईस्वी में बना था। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, वल्लभाचार्य जी ने किया था। चलिए, गहना एक कनक में गहना एक मह बाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? कबीरदास जी हैं। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? करम भूमि का है। ठीक है। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार कौन है भाई? आलोचनात्मक किसने लिखा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लिखा है, सी आंसर हो जाएगा। मैथिली क्षणगुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? मतलब उनकी मौलिक नहीं है, अनुदित है। मेघनाथ वध, ये प्रश्न मैंने ऊपर आपसे पूछा भी था। पंचवटी, जय भारत और नहुष, ये सारी कैसी हैं? उनकी मौलिक हैं। मेघनाथ वध उनकी अनुदित है। मतलब अनुदित मतलब जिसका अनुवाद किया जाता है। मुक्तिबोध का भ्रम राक्षस किसका प्रतिनिधि है? मुक्तिबोध का भ्रम राक्षस जो है बुद्धिजीवी का प्रतिनिधि है, ए आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद लिए गए हैं? 40 पद लिए गए हैं, डी आंसर हो जाएगा। ये तो टिप्स पे होना ही चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए। रेखांकित पदबंध कौन सा है? खाना खा लिया हो तो। जहाँ पर क्रिया के साथ उसके साथ में विशेषता भी बताई गई हो तो वहाँ पर हो जाता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? सभी को पता ही होगा, नागमती। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। और इन्होंने कब शुरू किया था ये आप लोग बताइए? 1943 ईस्वी में इनका पहला सप्तक आ गया था। ठीक है, बाकी दोनों का भी याद कर लीजिए। गीतिका छंद का उदाहरण यहाँ पर है, गीतिका छंद का उदाहरण 3, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। आप इस तरीके के प्रश्नों को कब हल कर पाएंगे? जब आपको ये पता होगा गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तभी आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, मोहन ने पढ़ा, ये वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? तो मोहन ने पढ़ा होगा। संदिग्ध भूतकाल पूछा है, ठीक है, मतलब अभी उस पर संदिग्ध है, पूरा नहीं होगा वो, तो उसका बी आंसर हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए, आई थिंक आप लोगों ने जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि 200 क्वेश्चन जो है यूट्यूब पर पहली बार को इस तरीके से आप लोगों को दे रहा है। आप जो है इत्मीनान से जब आप पढ़ रहे हैं, देखिए आपने हिंदी अभी तक पढ़ के आप कितने सही कर पा रहे हैं और आपका सेफ स्कोर कितना 200 में से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना स्कोर बना हुआ है। आप यदि कहेंगे तो मैं आपको इस पेपर की PDF भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगी। कमेंट कीजिए यदि आपको इसकी PDF चाहिए और आंसर की भी चाहिए तो भी दे दूंगी मैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है, मेरा सहयोग आपको थोड़ा भी काम आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों। 200 क्वेश्चन बनाने में मुझे भी बहुत मेहनत लगी है। यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो अगली बार मैं जो है टाइपिंग के साथ मैं इन क्वेश्चनों को टाइप करके लेकर आऊँगी, है ना। इस बार तो मैंने थोड़ा कई जगह से उठाए हैं प्रश्न, तो बहुत टाइम नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, अपनी तैयारी को बहुत ज़ोर शोरों से करते रहिए और इस बार अपना कहीं ना कहीं 2021 में टीचर बनने का जो सपना है उसको पूरा कीजिए। हम भी आपके साथ हैं। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में विद्यार्थियों। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
टीजीटी एंड पीजीटी से संबंधित आपको वीडियो यहाँ पर मिलती रहेंगी। और मैंने आपको कॉमन पेपर भी उपलब्ध करवा दिए हैं, आप उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं। मैंने 5 से 6 पेपर आप लोगों को दे दिए हैं। कॉमन पेपर की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में करवाई जा रही है। 200 प्रश्नों का सेट आपको बिल्कुल फ्री में मैं आपको कोशिश करूँगी कि 5 सेट आपको दे दूँ। यदि आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं आपको आगे के सेट दूँगी। तो चलिए विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम।